नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आनंद टीवी के विशेष कार्यक्रम अटेंशन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। अटेंशन में आज जिस विषय पर बात होगी वो है आशीर्वाद पूरा, आक्रोश अधूरा। जी हां, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का सफर पूरा हो गया है। अब इस यात्रा का औपचारिक समापन प्रधानमंत्री मोदी 25 सितंबर को करेंगे। इधर बीजेपी दावा कर रही है कि यात्रा को जनता का आशीर्वाद मिला है, तो वहीं कांग्रेस की आक्रोश यात्रा पर भी निशाना साध रही है, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या 2013 जैसा समर्थन बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को मिला है? क्या कांग्रेस अपनी आक्रोश यात्रा से बीजेपी की यात्रा को टक्कर दे पा रही है? और इस यात्रा का चुनाव में कितना असर पड़ने वाला है? आज चर्चा इन्हीं सवालों को लेकर, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए। तीन सितंबर से शुरू हुई बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का अंतिम पड़ाव पूरा हो गया है, या यूं कहें कि इन यात्राओं ने अपना सफर पूरा कर लिया है। जन आशीर्वाद यात्राओं ने 210 विधानसभाओं से होते हुए अपना अंतिम पड़ाव पूरा किया। चुनाव में विजयश्री के लिए जनता का आशीर्वाद लेने बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी और मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों ने 10,643 किलोमीटर की लंबी जन आशीर्वाद यात्रा में जनसभाओं को संबोधित किया। हालांकि इन यात्राओं का औपचारिक समापन 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन यात्राओं का सफर पूरा होने पर मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि इस यात्रा को जनता का आशीर्वाद मिला। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और उसकी आक्रोश यात्रा पर भी तंज कसा। हमने जितनी यात्राएं निकाली, जन आशीर्वाद यात्रा, एकात्म यात्रा, स्नेह यात्रा, लेकिन कांग्रेस को नाम ही मिला आक्रोश। सुनते ही मन विचलित होने लगता है। और आक्रोश भी प्रकट किसके लिए हो रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आपस में आक्रोश का प्रकटीकरण कर रहे हैं। धक्का, मुक्की, डंडा और पता नहीं एक जगह तो बंदूकें भी निकल गई। अब कमलनाथ जी पहले से जानते थे कि आक्रोश किसके खिलाफ है, तो श्री दिग्विजय सिंह जी का तो पोस्टर से फोटो ही गायब हो गया। बीजेपी की ये यात्रा विंध्य, महाकौशल, मालवा, ग्वालियर, चंबल समेत बुंदेलखंड से निकाली गई थी। इन यात्राओं का 998 स्थानों पर स्वागत हुआ। 678 रथ सभाएं और 211 बड़ी जनसभाएं हुई। बीजेपी इस यात्रा को सफल बता रही है, लेकिन कांग्रेस का तो कुछ और ही कहना है। कांग्रेस कह रही है कि जनता के बीच बीजेपी को लेकर आक्रोश है, इसलिए वो आक्रोश यात्रा निकाल रही है और आने वाले चुनाव में इसका असर भी दिखेगा। दिग्विजय सिंह जी के पोस्टर का प्रश्न है। माननीय दिग्विजय सिंह जी मंच शेयर नहीं करते हैं, माला नहीं पहनते हैं। माननीय कमलनाथ जी के साथ जब स्टेज पर रहते हैं वो, तो ड्यू रिस्पेक्ट उनके सामने वो भाषण भी नहीं देते हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी की सभाओं में वो भाषण नहीं देते, उन्होंने तय कर रखा है। अपना होर्डिंग पोस्टर के लिए उन्होंने हमें भी निर्देशित कर रखा है। सुरजेवाला साहब का भी मुख्यमंत्री जी ने जिक्र नहीं किया, मगर उनके मामले में मैं स्पष्टीकरण कर दूं कि सुरजेवाला साहब ने भी अभी हमने उनके पोस्टर लगवाए थे, हटवा दिया, यह कहते हुए कि हमें कमलनाथ जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना है, हमारे पोस्टर नहीं लगेंगे। कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन यात्रा निकालने की परंपरा बीजेपी में कई दशक पुरानी है। लेकिन अब सत्ता की चाह में कांग्रेस मध्य प्रदेश में यात्रा निकालने के लिए मजबूर दिख रही है। शायद ये बीजेपी की ही जन आशीर्वाद यात्रा का असर है। खैर, बीजेपी की यात्राओं ने तो अपना सफर पूरा कर लिया, लेकिन अभी कांग्रेस की आक्रोश यात्रा चल रही है और आने वाले चुनाव के नतीजे ये तय कर देंगे कि प्रदेश की जनता ने बीजेपी की यात्राओं को समर्थन दिया या फिर कांग्रेस की यात्राओं को। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो जन आशीर्वाद यात्रा पूरी हो चुकी है, लेकिन औपचारिक तौर पर समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इधर आक्रोश यात्रा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी निशाना साधा, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय करा देती हूँ। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत भलीभांति समझते हैं, इसलिए आज रमेश शर्मा जी आपसे ही समझने की कोशिश होगी कि आज मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से निशाना साधा है, आशीर्वाद यात्रा पूरी हुई। सुरेश शर्मा जी, जिस तरीके से जो आशीर्वाद यात्रा पूरी हुई और आशीर्वाद यात्रा में जिस तरह का जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताते हैं कि हमने जन आशीर्वाद यात्रा की एकात्म उसने, लेकिन कांग्रेस को क्या नाम मिला? आक्रोश।
और उसके बाद वो बताते हैं कि आक्रोश यात्रा के पोस्टरों का भी वो बताते हैं कि दिग्विजय सिंह साहब का पोस्टर में कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर जन आक्रोश यात्रा और जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश में पहली दफा तो नहीं है जन आशीर्वाद यात्रा, लेकिन इसका आगे आप भविष्य क्या देख रहे हैं? क्या कांग्रेस को जन आक्रोश यात्रा से फायदा भी मिलेगा, क्योंकि समर्थन जन आशीर्वाद यात्रा में बीजेपी को मिला है? देखिए, राजनीति के रूप से दो बातें बिल्कुल स्पष्ट रहती हैं। जो विपक्ष में होता है वो आक्रोश को पैदा करके और उसको भुनाने का प्रयास करता है। जो सरकार में रहता है वो जनता से पुनः आशीर्वाद देने के लिए आग्रह करता है। तो इसलिए नाम में ये सब हो सकता है, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। एक बात तो। दूसरी बात यह है कि मुझे याद है 2003 में जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार और बार बार कांग्रेस की बनने वाली सरकारों को हटाने के लिए भाजपा ने भी ऐसी ही यात्रा निकाली थी, लेकिन उसका आक्रोश को देखते हुए भी आक्रोश नाम नहीं रखा था, उन्होंने संकल्प यात्रा नाम रखा था कि हम जनता के बीच में संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो हमारा ये विजन है। केवल आक्रोश बातों से नहीं होता। आक्रोश तब पैदा होता है जब ये समझ में आ जाए कि हमारे सामने ये दो कैंडिडेट हैं, यानी कि हम आज की तारीख में यदि राजनीतिक विश्लेषण करते हैं तो हमारे सामने ये है कि मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान, जो पहले से मुख्यमंत्री हैं और लंबे समय तक मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में सबसे अधिक समय के मुख्यमंत्री हैं, और देश के राजनीतिक इतिहास में भी किसी लोकतांत्रिक पार्टी का सबसे ज्यादा समय तक रहने वाला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही है। तो ये एक बात। दूसरा क्या है, कमलनाथ जी के रूप में ये कहा जा रहा है सारे, अभी हमने कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता जी को सुना, उन्होंने भी ये कहा कि कमलनाथ जी जो है वो चेहरा रहेंगे। तो दूसरा हमारे सामने ये है। तो अब आती है बात जन आशीर्वाद और जन आक्रोश में विजन की। अभी तक हम कांग्रेस की तरफ से क्या विजन है, सरकार बनाने के बाद वो वही पहले की तरह तोड़फोड़ करेंगे क्या, अखबारों की बिल्डिंगें गिराएंगे क्या, पत्रकार भवन गिराएंगे क्या, इस टाइप की जो विजन उनका पहले था वही रहेगा, या वो मध्य प्रदेश को किस प्रकार का मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं इसके बारे में कोई वो विजन देंगे। आपको एक चीज मैं बताता हूं, 2003 में जब उमा भारती जी ने संकल्प यात्रा निकाली थी तब उन्होंने मध्य प्रदेश कैसा बनेगा उन्होंने नक्शा पेश किया था और ये बताया था कि हम मध्य प्रदेश में जिस टाइप का मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं, बीमारू राज्य से बाहर और देश के अग्रणी राज्यों के पांच में खड़ा करना चाहते हैं, ये संकल्प था उनका और उन्होंने कैसे कर सकते हैं पंचज स्कीम दी थी। दूसरा, मैं आपके ध्यान में एक बात लाता हूं कि अभी मध्य प्रदेश में 4 मुख्यमंत्री बीते समय में हुए हैं 2003 के बाद में। यानी पहला मुख्यमंत्री उमा भारती थी जिन्होंने पंचज योजना दी। उसके बाद थोड़े समय के लिए बाबूलाल गौर रहे, उन्होंने गोकुल ग्राम और अयोध्या बस्ती नाम की 2 योजनाएं दी, अपना विजन स्पष्ट किया। शिवराज जी का तो आपको सबको मालूम ही है कि किसान लाडली बहना, जो महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और सभी क्षेत्रों के लिए लगभग इन्होंने अपने कार्यकाल में योजना दी है। और मैं आज एक बात कहने में मुझे कोई अफसोस नहीं है जी कि शिवराज जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 18 साल बाद भी लाडली बहना के लिए भवन, इस प्रकार की योजना यानी कि नया विजन, नवाचार आज भी उनके दिमाग में उपज रहा है। इसका मतलब यह है कि थके हुए व्यक्ति नहीं है। अब आते हैं चौथे मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, बहुत सीनियर मोस्ट आदमी हैं, राजनीति का सबसे अनुभव है, देश में सबसे अधिक समय के पार्लियामेंट मेंबर हैं, इसलिए उनको जो है प्रोटेम स्पीकर भी बनाया गया था पिछली बार, आपको याद होगा जब वो लोकसभा के सदस्य थे। तो उस व्यक्ति के द्वारा जब मध्य प्रदेश में राज करने का मौका मिला, सरकार बनाने का मौका मिला, तो उन्होंने आज तक अपना विजन नहीं बताया, कोई उनकी योजना नहीं है। किसी का नाम यदि आदरणीय रमेश जी भाई साहब भी जानते हो तो वो बता दें, आपके ध्यान में कोई नाम होगा तो आप बता दीजिए। उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि वो मध्य प्रदेश के बारे में सपना क्या देख रहे हैं। अब कोई आदमी, व्यापारी आदमी तो कम से कम ये तो समझता ही ना कि अगला व्यापार को जो है हमको विस्तार करना तो कैसे करेंगे। तो कमलनाथ जी तो बड़े व्यापारी होने के बावजूद भी कोई भी मध्य प्रदेश के विस्तार के संबंध में जानकारी, इसलिए यदि हम अपना विजन देते हैं तो आक्रोश पैदा करने की भावना निर्मित होती है। बिना विजन वाले व्यक्ति के लिए आक्रोश जो है जमे जमाए और विजन वाले लोगों से कौन करेगा, ये अभी समझने का विषय है। ठीक है, रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश सर, स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। रमेश सर, मुख्यमंत्री साहब ये भी कहते हुए नजर आए कि जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस के अंदर का ही आक्रोश बाहर निकल कर आ रहा है, डंडे चल रहे हैं, बंदूक तक निकल आई, इस तरह की बातें वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वाकई जो जन आक्रोश कांग्रेस ने नाम दिया है
और उसमें जिस तरह की टीम उन्होंने तैयार की है, जो नेता जाएंगे उसमें पोस्टर्स भी लगाए हुए हैं, ये अपनी पार्टी के अंदर का आक्रोश शांत करने की उनकी कोशिश है। और जैसा सुरेश सर कह रहे थे कि वाकई कोई विजन नहीं है मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी सोच नहीं है किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इसलिए उन्होंने नाम भी कुछ इस तरीके का चुना है। देखिए, ये बात तो सही है कि राजनेता हमेशा जो देते हैं तो वो दर्शन देते हैं, भविष्य की यात्रा का वर्णन करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भी अगर आपने देखा होगा तो गांधी जी ने एक सपना दिखाया था कि किस तरह का भारत होगा। उन्होंने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी, राम राज्य की कल्पना की थी। दीनदयाल जी का भी आप देखें तो वो एक सपना होता है। तो ठीक उसी प्रकार, जैसे मान लीजिए अगर इंदिरा जी ने चुनाव लड़ा था 71 का, तो उन्होंने बाकायदा कहा था कि अगर जीतेंगे तो वो किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं। ये बिल्कुल बात सही है कि इससे पहले जितनी भी सरकारें यहाँ पर आई हैं सबने सपना दिया है। सुरेश जी ने बिल्कुल सही कहा है। उनकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि 80 में अगर कांग्रेस आई थी तो उस समय बाकायदा एक स्वरूप दिया गया था कि किस तरह से होगी, या 90 में सरकार बदली थी, पटवाजी बने थे मुख्यमंत्री, तो बाकायदा दिया गया था कि हम क्या क्या काम करेंगे और किस चीज हमारी प्राथमिकता में होगा। यही काम उमा जी ने किया था, इसमें कोई शक नहीं कि 2014 का चुनाव हो, 13 का चुनाव हो या 18 का चुनाव हो, जब कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी केवल उन्होंने एक बात कही थी कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। इसके अलावा अगर आप इस बार देखेंगे तो इस बार वाकई कांग्रेस का एक भी नई कोई योजना ऐसी नहीं आई है। अगर कुछ उन्होंने रियायतों की बात की है कि सिलेंडर इतने में देंगे, बिजली का बिल इतने में करेंगे, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश का स्वरूप क्या होगा इसका अभाव है। और ये जो आक्रोश शब्द उन्होंने दिया है निश्चित रूप से ये नकारात्मक शब्द है। और इस बार अगर आप देखेंगे तो चुनाव में एक अजीब तरह का वातावरण बन रहा है। सकारात्मक बात, हमारी बात, भविष्य के सपने की बात वो कम हो रही है। एक दूसरे पर आक्षेप लगाना, एक दूसरे पर आरोप लगाना, तो उसकी कमीज को गंदा करना, उसकी छवि को बिगाड़ना, राजनीति में ये चलन इसमें ज्यादा है। और इसी चलन का एक हिस्सा अगर हम देखें तो ये जो उन्होंने आक्रोश शब्द निकाला है, कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी के नेतृत्व में, उस सरकार पर किस प्रकार खामियां हैं, यानी आरोप और आलोचनाएं गिना करके लाभ लेना चाहते हैं। अपनी तरफ से भी अगर वो कहेंगे तो मैं समझता हूं वो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा सकारात्मक होगा। जी बिल्कुल सर, एक बात और जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार हम देख रहे हैं कि हम अगर कांग्रेस के विजन की बात करें तो बहुत ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, धुंधली सी पिक्चर दिखती है। और उसमें भी ये समझ में आता है कि उसके पहले बहुत सारी चीज़ों का सामना कांग्रेस को अंदर रखा नहीं करना पड़ेगा। सुरेश सर, जाहिर है कि जब मुख्यमंत्री और जब चुनाव की बात आती है तो मध्य प्रदेश में किस तरह से आगे विकास होना है, खासतौर पर जो लाडली लक्ष्मियाँ हैं, लाडली बेटियाँ हैं, लाडली बहनें, उनको खासतौर पर वो सौगातें देते हुए नजर आ रहे हैं। और न केवल इस बार हम ये भी देख रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात रखते हुए नजर आए कि क्या क्या उन्होंने किया ट्राइबल्स के लिए, ओबीसीज के लिए, और उसके बाद ये भी वो बता रहे हैं कि क्या उनका आगे का विजन है। अभी ये भी बात सामने निकलकर सामने आ रही कि कई सारी योजनाओं का फायदा तो ना केवल लाडली लक्ष्मी, लाडली बहनें, उसके अलावा तमाम मध्य प्रदेश की आवाम जिसको योजनाओं का फायदा भी मिल रहा है, जिसमें गैस सिलेंडर की बात भी कही जा रही, बिजली बिल की बात भी कही जा रही। सुरेश सर, देखिए क्या होता है, मैं आपको बड़ी एक सामान्य सी बात कहता हूँ कि आप किसी को रियायत देते हैं, सुविधा देते हैं, ये व्यक्ति तक सीमित रहती है। और आप कोई योजना के तहत आउटपुट देते हैं तो वो जो हितग्राही नहीं है उसको भी लाभ मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि कोई आयकर दाता है, आयकर दाता को रियायत नहीं मिलती, लेकिन यदि आप अच्छी सड़क बना देंगे, अच्छी इंडस्ट्री ला देंगे, अच्छा बिजली का सप्लाई शुरू हो जाएगी, या आपके लिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएंगे, मेडिकल का, स्कूलों का, इनका, तो इससे आपके जो इनकम टैक्स देता उसको भी फायदा होगा। तो जो योजना और लाभ देना, यानी कि रेवड़ी बांटना और लाभ देना। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पत्रकारों के लिए घोषणा की और ये कहा कि उनके लिए ये सुविधाएं। हमने उनसे कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनना चाहिए, क्योंकि पैसा तो कमलनाथ जी, मान लो आपने 20 दिया, वो 25,000 कर देंगे, कमलनाथ जी 25,000 बोलेंगे, आप 30 कर देंगे, ये एक सामान्य बात है। लेकिन यदि आप कोई ऐसा स्थायी काम करते हैं तो वो आने वाले समय में जो पत्रकार इन सुविधाओं की परिधि में नहीं आते उनके लिए भी फायदा होगा। तो अभिप्राय ये है मेरा कहने का कि आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा जिस इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको सारे लोगों को लाभ मिले। ये रेवड़ियां हैं कि हम जो है गैस सिलेंडर दे देंगे, हम गैस जो है बिजली का बिल दे देंगे, ये रेवड़ियां हैं।
ये योजनाएं नहीं है और इन योजनाओं से हर आदमी लाभान्वित नहीं होता। तो जैसे मान लो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है आपको और आपको बढ़िया सड़क बनाना है, तो एक बार ये समय आया कि अधोसंरचना जो है वो केवल इंडस्ट्री के लिए क्यों, अधोसंरचना किसान के लिए क्यों नहीं? किसान के खेत में पानी की व्यवस्था हो, किसान के खेत में बिजली की व्यवस्था हो, खलिहान से मंडी तक जाने वाली सड़क हो, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इंडस्ट्री के लिए करते थे, यही इंफ्रास्ट्रक्चर आप किसानों के लिए करिए। तो अटल जी के समय जो है गांव सड़क योजना बनी, शिवराज जी के समय भी सारे योजनाएं बनी, 2 फीडर बने, एक बिजली का फीडर गांव घरों के लिए हुआ, एक उसके लिए हुआ किसान के लिए। असंभव उसका काम था, संभव हो गया। तो ये जो काम होते हैं ये काम मोटे तौर पर एक स्थायी लाभ के लिए है। आप बीमारू राज्य से बाहर निकालने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। फिर अमृत सेन साहब महाराज जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को केवल जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के तरफ क्यों नहीं मोड़ सकते। दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में ये बात उन्होंने सुझाव दी थी कि हम अच्छा स्कूल बनाएं ताकि पढ़ने के लिए लोगों को सारी चीजें मिले, आगे आने वाला बच्चों का भविष्य बनेगा। मेडिकल के बारे में यदि हम अच्छे अस्पताल बनाएं तो हम उनके लिए करें लोगों। तो कुल मिलाकर के ये है कि हमें जो योजनाएं राज्य के डेवलपमेंट के साथ व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को सुधारने वाली बने जी, उसके दिशा में आपका विजन क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप 100 पैसे मुफ्त की बिजली दे दो, आप मुफ्त का पानी दे दो, तो आपने हमको कामचोर बनाया, मुफ्त के तरफ ले जा रहे हो। तो आप किसी भी अपने नागरिक को योग्य और जो है आत्मनिर्भर यदि बनाएंगे तो आपको उनको काम देना कमाओ पड़ेगा। योजना भी कहीं ना कहीं योग्य बनाने की तरफ ही लेकर जा रही है योजना। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ जुड़ गए। लौटूंगी सर आपके पास। मनोज सर, जन आक्रोश यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा, आप भी फील्ड पर रहे और जन आशीर्वाद यात्रा को आपने भी करीब से देखा। जनता का हुजूम उमड़ रहा था जो हम टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे थे, और इसके इतर जन आक्रोश यात्रा जिसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। कई सवाल हुए अब तक, इसमें एक सवाल और जो निकलकर सामने आ रहा है, कांग्रेस अपनी आक्रोश यात्रा में दूसरे राज्यों का जिक्र कर रही है जहां पर वो अब तक काम कर पा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के 15 महीने के कमलनाथ के शासनकाल का ना राहुल गांधी कहीं जिक्र कर पा रहे हैं, मॉडल बता रहे हैं छत्तीसगढ़ को, ना खुद कांग्रेस ये बताना चाह रही है। इसके पीछे ये जन आक्रोश यात्रा में ये भी बताना चाहिए उन्हें? निश्चित तौर पर बताना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ये उपलब्धियां हैं तो क्यों ना जनता के बीच लेकर जाएं। लेकिन हमने देखा है कि जो पिछली सरकार थी उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि, कांग्रेस ये कहती रही थी कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 56 लाख किसानों का कर्ज माफ होना था। आपने सबने देखा कि कर्ज माफी किस प्रकार से देखकर लागू की गई, और उसकी हमने बाकायदा एक ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की कि जो 2 लाख तक के कर्जे माफ करने की बात थी, किसी के 200 रुपए माफ हुए थे, किसी के 20,000 तक। 56 लाख में से 24 लाख किसानों का कर्जा माफ हो पाया। 10 दिन की बात थी, फिर भी 15 महीने में नहीं हो पाया। उसके पहले अगर दिग्विजय सिंह की बात करें तो जो शर्मा जी भी कह रहे थे कि हमने देखा है कि जो सड़कों की स्थिति, अगर आपको इंदौर से भोपाल जाना होता था तो 6 से 8 घंटे का सफर लगता था। अगर आपकी निजी गाड़ी है, यानी छोटे पहिए की गाड़ी है, तो हो सकता है कि आपको रात में गाड़ी खराब होने के कारण या टायर फटने के कारण या किसी और कारण से आपको रात में किसी सड़क पर गुजारनी पड़ जाए। तो ये हालात पूरे मध्य प्रदेश में थे। बिजली अभी तो जाती नहीं है, उस समय ये था कि आती नहीं थी। तो आज की स्थिति में अगर आप जन आक्रोश यात्रा में जा रहे हो और अगर आप बात कर रहे हो कर्नाटक मॉडल की, तो कर्नाटक मॉडल आपने जरूर लॉलीपॉप देकर जीता है, लेकिन जब वहाँ के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि हम इस स्थिति में नहीं है कि राज्य में डेवलपमेंट हो। उन्होंने ये कहा कि हम विधायकों को जो क्षेत्र के विकास की राशि होती है सालाना, वो हम 1-2 साल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो योजना हमने लॉन्च की है उसका खर्चा लगभग 50,000 करोड़ के आसपास है। तो इसमें विकास कार्य आप भूल जाइए, यानी कि सरकार केवल वहाँ वेतन बांटेगी और जो लॉलीपॉप वाली घोषणा उन्होंने की है उसको पूरा करने में पूरा जो पैसा है वो खर्च हो जाएगा। तो ये मॉडल आप कैसे जनता के बीच लेकर जाएंगे? जो कमलनाथ छिंदवाड़ा मॉडल की बात करते हैं, तो किसी भी शहर या गांव में केवल अच्छी चमचमाती सड़कें बनवा देना कोई मॉडल नहीं होता है। उसके लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ जरूरी है, अच्छे आपके यहाँ हॉस्पिटल हो, अच्छे एजुकेशन की सुविधा हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिजली हो और इंडस्ट्री हो। क्योंकि आप किसी शहर या राज्य में घुसते हैं और अगर चिमनियों का धुआं दिखाई देता है तो ये मतलब चिमनियां दिखाई दें तो दिखाती है कि आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है, नए कारखाने लग रहे हैं। तो एक कारखाने से आप सोचिए कि क्या आशय होता है कि अगर हम बिना रिफाइनरी की बात करें कि 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगले 5 साल में होना है, तो लगभग 50,000 प्रत्यक्ष और 2.5 लाख के आसपास अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। जब वो कॉलोनी का विस्तार होगा वो कारखाने का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी गतिविधियां बढ़ेंगी, वहाँ सीमेंट की खपत बढ़ेगी,
वहाँ पर स्टील की खपत बढ़ेगी, फिर वहाँ बिजली की खपत बढ़ेगी, नई नई कॉलोनियां बसेंगी, दुकानों की जरूरत होगी, लेबर की जरूरत होगी। तो एक इकोनॉमी, एक इंडस्ट्री के साथ अपने साथ बहुत सारी चीजें लाती है। फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुविधाएं चाहिएंगी कि जो माल आपका लोड होना उसके लिए बड़ा मैन पावर और बाकी संसाधन आपको चाहिए होंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अब आप जन आक्रोश में भले ही गिनाते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, लेकिन आपको ये बताना होगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो इसका कोई विकास का विजन फिलहाल कांग्रेस अपनी जन आक्रोश यात्रा में पेश नहीं कर पा रही है। उसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो पोस्टर्स दिग्विजय सिंह साहब के नहीं लग रहे हैं उसके पीछे उनका ही मना करना है, और सुरजेवाला साहब का पोस्टर लगा, उन्होंने निकलवा दिया। वो चाहते हैं कि हम कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ें। और उसके बाद भी जब कंपैरिजन होता है तब दिग्विजय सिंह शासनकाल से होता है, और हम बात जब कर रहे हैं तो कमलनाथ जी के काम को कोई बात ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके 15 महीने के शासनकाल में शायद कुछ है ही नहीं बताने के लिए। तो अभी भी पोस्टर कमलनाथ जी का और दिग्विजय सिंह शासनकाल से कंपैरिजन हो रहा है। इसके बाद रमेश सर से आप जो सवाल पूछना चाहें। रमेश सर जुड़े हुए। बिल्कुल, तो शर्मा जी से यही सवाल हो सकता है। कंपैरिजन तो हो नहीं सकता। देखिए, हाँ जी, आप कुछ और पूछ रहे थे, बताएं। नहीं शर्मा जी, बिल्कुल यही चीज। कुल मिलाकर के उसका कारण ये है कि दोनों व्यक्तित्व जो चेहरे हैं अभी हमारे, कमलनाथ जी का और शिवराज जी का, इन दोनों के बुनियादी सोच जिसको कहना चाहिए, जिसको पिंड कहना चाहिए, मानवीय पिंड, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। शिवराज जी को अगर आप देखेंगे तो वो राजनीति में आने से पहले भी वो जमीन से जुड़े हुए आदमी थे, खेतों पर खुद हल चलाते थे, मजदूरों के लिए उन्होंने संघर्ष करके अपने पिताजी की मार खाई है, और जब युवा मोर्चे में आए तो उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश की पद यात्रा की थी। दूसरी तरफ कमलनाथ जी को देखेंगे तो निश्चित रूप से वो वरिष्ठ हैं, अच्छे राजनेता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रणनीतिकार वो बहुत अच्छे हैं। वो चूंकि संजय गांधी जी की टीम में थे और उन दोनों आपातकाल लगा था, उन दोनों मीडिया को एक प्रकार से वो देखते थे, तो कहीं ना कहीं वो जमीन से उनका जुड़ाव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनसे ये कल्पना करना कि वो कोई स्वरूप लेकर आएंगे, थोड़ा सा ये मुश्किल काम है। तो मोटे तौर पर इसीलिए आक्षेप लगाना, आरोप लगाना या नकारात्मक शब्द आक्रोश यात्रा उसका नाम देना, सरकार की कमियों को गिनाना, इस आधार पर उन्होंने अपनी भविष्य की योजना तय की है। मौलिक जो चिंतन है उसका उनके उसमें थोड़ा अभाव दिखता है। जी, और दूसरी एक बात है ना शर्मा जी की, अगर आपको कमलनाथ को मान लीजिए मुख्यमंत्री का फेस घोषित किया है तो ये पार्टी की लाइन है कि उन्होंने घोषित कर दिया कि हमारा चेहरा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको जनता से उसकी स्वीकृति चाहिए कि वोटों में उतनी सीटें आपको चाहिए होंगी कि 116 से ज्यादा सीटें, कि आपको जनता फिर आपको मुख्यमंत्री बना दे, तब तो बात बनेगी। ठीक है, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं वो चूंकि जननेता नहीं है, उनका फेस जो है पब्लिक फेस नहीं है, इसलिए जनता में उनकी, ठीक है कि पार्टी में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वो जिस तरीके से संजय गांधी की इनर टीम में थे, सोनिया जी की भी इनर टीम में माने जाते हैं, पार्टी में उनका स्थान महत्वपूर्ण हो सकता है, और उस नाते उनका राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर दबदबा हो सकता है, लेकिन जनता में उनका चेहरा आकर्षक हो, इसमें थोड़ा सा संदेह है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। माफी के साथ सुरेश सर नहीं आ पाए, आपके पास समय इजाजत नहीं दे रहा था। तो आशीर्वाद पूरा आक्रोश अधूरा, ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि एक तरफ है जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस के, दूसरी तरफ है जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी की, जिसका लगभग समापन हो गया है। 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक समापन करेंगे, लेकिन उसके इतर जन आक्रोश यात्रा क्यों निकाली जा रही है, इस पर सवाल उठ रहा है। क्या अब तक के शासनकाल को हम देखें, चाहे उमा जी का हो, चाहे फिर हम बाबूलाल गौर साहब की बात करें, इन सबका विजन था कि मध्य प्रदेश में वो क्या करना चाहते हैं। कांग्रेस ने आक्रोश नाम दिया, जिसको वाकई लोगों का मानना है कि नकारात्मक है, और ऐसे में कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है आने वाले समय में ले जाने के लिए। और इसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आए, जहां उन्होंने जमकर निशाना साधा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।